दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खेल के मैदान से लेकर समाज सेवा की जमीन तक एक ऐसा नाम जो युवाओं में अपनी पहचान बना चुका है। क्रिकेट हो या फुटबॉल या हो बरसात में बस्तियों में घूमता हुआ पानी, आधी रात अंधेरे में भी लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, वो है एक चेहरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोमिनपुरा प्रभाग क्रमांक 8 से MIM के उम्मीदवार फहीम अंसारी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपको थैंक यू मैडम, आपने मुझे इस लायक समझे कि आप अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। बिल्कुल, ये मेरे एक गर्व की बात है, क्या बात है। क्योंकि मैडम आज तक के जो हमारे यहाँ अभी सोशल मीडिया पे लोग चल रहे हैं वो पूरा पेड प्रमोशन पे काम हो रहा है, लेकिन आप वाहिद एक शख्स है जो आपके चैनल स्टूडियो ने कि आपने हमें इनवाइट किया। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर में जो हम काम कर रहे हैं, उनके मुद्दे के ऊपर में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए चर्चा के लिए आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। फहीम सर, सबसे पहला ही सवाल मेरा ये होगा कि आप MIM से क्यों लड़ रहे हैं? मैडम देखिए, MIM से लड़ने का मकसद ये है कि आज हमारी क़यादत को भी हमको मजबूत करना है। अभी तक के हम लोगों ने क्या किया कि आंख बंद करके कांग्रेस के साथ में शाना बशाना हमेशा खड़े रहे, लेकिन हमेशा हमारे साथ में धोखा और दगाबाजी ही हुई मैडम। हम लोगों ने मुट्ठी भर भर करके लोगों को, कांग्रेस के नुमाइंदों को वोट दिया हमारे एरिया से। हमने पिछले 15 साल से कांग्रेस के ही नुमाइंदे के लिए ही काम किया अपने क्षेत्र में, लेकिन जब हम अपने काम के लिए वहाँ गए तो हमको हमेशा हमारे हाथ में निराशा लगी। आपको लगता है कि काम करने के लिए वाकई में किसी पार्टी की जरूरत है? बिकॉज आज आपको लोग जो है एक पार्टी का नहीं बल्कि एक सच्चा समाज सेवक के रूप में जो है जानते हैं। बेशक मैडम, ये हमको कब पता चला, एहसास हुआ कि जब 2022 के अंदर में महानगर पालिका का जो कार्यकाल था सभी कॉरपोरेट्स का, वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में जब प्रशासक वहाँ पे बैठे तो हमने अपने बल पे, अपनी काबिलियत पे, बिना पार्टी के बैनर तले हमने वहाँ पे अपने क्षेत्र में इतना काम करा है कि आज हम समझ सकते कि हमको कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और मैडम रही बात हमारे मजलिस से लड़ने की, तो हमको ये भी एहसास दिलाना है कि आज जो नुमाइंदा हमारे पिछले यहाँ लोकसभा इलेक्शन में हमारे महाराष्ट्र से टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं मैडम। आज हम कहना चाहते हैं कांग्रेस से कि 48 लोकसभा कैंडिडेट के अंदर में आपने वाहिद एक भी कैंडिडेट को आपने मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं दी। तो ऐसा क्यों? क्या सिर्फ आपको वोट लेना अधिकार है हमारा कांग्रेस मुसलमानों का? क्या उनको आप भागीदारी नहीं दे सकते इसके अंदर में? कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां से मुस्लिम नुमाइंदा चुन करके आ सकता है, लेकिन कांग्रेस ने वो चीज़ नहीं दी। इसलिए हमको अपने साथ में हमको अपने लोगों को भी बदलाव चाहिए और हमारे को अपनी नुमाइंदगी पेश करना पड़ेगा हर जगह, तब हम जाके अपने मुद्दों को बात रख सकते हैं। इसलिए हमको अभी हमारे मजलिस को भी मजबूत करना है और अपने लोगों को भी सक्षम और मजबूत करना है मैडम। जी बात, आपने ये बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी के ज़माने में एक पंचायत राज हुआ करती थी और राहुल गांधी खुद कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मुस्लिम तादाद जहां ज़्यादा है तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे गए। ये एक बहुत बड़ी खामी जो है कांग्रेस पार्टी में हमने ओवरऑल सभी जगह देखी गई है। जो चीज़ लोकसभा में गलती हुई थी, सेम वही चीज़ अभी भी दोहराया गया है। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि खेल के मैदान से समाज सेवा तक का सफ़र जो है आपका कैसा शुरू हुआ? इनकलाब स्पोर्ट्स क्लब ने युवाओं को जोड़ने में क्या भूमिका निभाई है? आज आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक युवा चेहरा बनकर सबके सामने। सही बात है मैडम। खेल के हम अंदर में जो हमने स्पोर्ट्स को लेकर के बढ़ावा किया, वो बढ़ावा इसलिए किया मैडम कि हमारे क्षेत्र के जो युवा नौजवान पीढ़ी, जो बच्चे हैं, वो खेल हमारे यहाँ पूरा ख़त्म हो गया था। ऑलमोस्ट पिछले 10 से 15 सालों में हमारे यहाँ तो क्षेत्र में ग्राउंड नहीं बचा अभी। तो सबसे बड़ी बात कि जो हमारे यहाँ जब तक कि ग्राउंड था तो बच्चे वहाँ जाके खेलते थे, कूदते थे, तो उनका दिल लगे रहता था स्पोर्ट्स के अंदर में। लेकिन जैसे जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर से ग्राउंड ख़त्म होते गए और लोगों ने अपने वहाँ पे जागीर से उनको समझ लिया, बच्चों को खेलने कूदने का मौका नहीं दिया। तो इसलिए मैडम हमने एक इनकलाब स्पोर्ट फेडरेशन के माध्यम से खेल के अंदर में बच्चों को रुचि, फिर से हमने रुझान लाना चालू किया। पिछले 4 सालों से हम लोगों ने नूरानी ग्राउंड के अंदर में मुसलसल हम फुटबॉल के इवेंट्स लेते हैं। इस साल हम लोगों ने फुटबॉल के साथ में क्रिकेट को भी लिया इवेंट। हमारा मकसद ये है कि हमारे एक जो नौजवान आज मोबाइल में बैठे हैं, वो मोबाइल से हट करके खेल कूद के अंदर में आए और अपनी रोजी रोटी भी आप खेल के अंदर में डेवलपमेंट करें। आज मैडम 1992 के शायद नागपुर शहर से एक वाहिद फुटबॉलर थे हमारे अब्दुल खालिद साहब, ठीक है। उनके बाद में कुछ सालों के बाद में हमारे यहाँ से आदिल अंसारी साहब, कलीम अंसारी साहब, जिन्होंने अपने नागपुर को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर अब्दुल खालिद साहब ने, और नेशनल लेवल पर आदिल अंसारी साहब ने और कलीम अंसारी साहब ने। उसके बाद में हमारे यहाँ खेल में लोग इतने एफर्ट है, मतलब इतने एक्टिव हो उसमें कि हमारे को, मतलब आज अपन हिंदुस्तान का जो रैंक है
आप देखो फीफा में क्या है, अगर से सही तरीके से उनकी नुमाइंदगी की गई, उनके तरफ में हम जोर दिया तो मैडम आज 140 करोड़ के अंदर में हम एक 11 प्लेयर ऐसे नहीं दे पा रहे कि जिसमें हमारा फुटबॉल में नाम हो। ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैडम उस चीज़ को हम रास्ता ही नहीं दिखाना चाहते कि बच्चों को कैसा दिखाना, उनको कैसा लाना। आज बड़ी बड़ी एकेडमी खुल रही है मैडम, लेकिन हमारे मोमिनपुरा क्षेत्र में इतना टैलेंट है, उनको एकेडमी के मार्फत उनको गाइड नहीं किया जा रहा है। और जो बड़े बड़े क्लब वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को मतलब इस तरीके से सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम एक क्लब के फलाना सदर है, एक क्लब के फलाना हम सेक्रेटरी है, हमको बच्चों से फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि मैडम उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, उनको एकेडमी में वहाँ पे उनको डाला जाए जहाँ पे उनकी शिक्षा भी हो साथ में, और साथ में खेलकूद भी हो, जिससे अपने शहर का, अपने क्षेत्र का, अपने मुल्क का वो नाम रोशन करे मैडम। बिल्कुल सही बात कहा सर। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि युवाओं को जब आप स्पोर्ट्स की तरफ रुझान करवाते हो या फिर उसकी तरफ इंटरेक्ट कराते हो, तो कहीं ना कहीं आज जो युवाओं में बढ़ती गांजा, चरस, एमडी की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं युवा जो है गलत संगत में जा रहा है, तो उनका माइंड जो है वो खेल में डाइवर्ट होता है और वो अपने साथ तो तरक्की करता ही है, 4 लोगों को भी तरक्की करता है। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल होगा कि बरसात के समय हमने बहुत सारे आपके प्रभाग की महिलाओं से चर्चा किया, तो उनका कहना था कि बरसात के समय बस्तियों में जो जल भराव के दौरान स्थिति दिखाई दी, तो उस समय आपने जो है वहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, स्पेशली मोमिनपुरा प्रभाग क्रमांक 8 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या मैडम जो हमारे यहाँ पे है, जो पिछले कॉर्पोरेटर सर वहाँ पे रहे तो उनको उनके पास में हमारे प्रभाग की, हमारे क्षेत्र की जिस तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए उस पर उन्होंने आज तक के काम नहीं किए। हमारे क्षेत्र में मैडम सबसे बड़ा जो मसला है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 नाला होता है, एक डोबी नगर का कलकत्ता नाला, और एक तुम्हारा डोबी नगर का बाल्टी वाला नाला, और एक बोरियापुरा का नाला। मैडम वो नाले की स्थिति आज ऐसी हो गई कि मैडम कि लोगों का मकान नीचे हो गया और वो नाला ऊपर हो गया। आज स्थिति ऐसी है क्योंकि मैडम अगर नाला का प्रॉपर उन्होंने ब्लूप्रिंट ले करके कि किस तरीके से उसको टेक्निकली इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, अगर हम उस पर काम करें तो आज हमारे क्षेत्र की जो बरसात में प्रॉब्लम होती है 80% प्रॉब्लम आपकी वो ऐसी सॉल्व हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेंगे, आने के बाद में फर्स्ट जो काम रहेगा हमारे यहाँ के जो पुराने नाले जो पूरे ख़राब हो चुकी है, उनकी अंदर की मतलब दीवारें गिर चुकी है, स्लैब गिर चुका है, उसको हमने प्रशासन को फर्स्ट प्रायोरिटी में ले करके सबसे पहले हमको नाले का काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैडम कि हमने अभी पिछले 6-7 साल भर के अंदर में उस नाले के प्रपोजल बना करके 1,85,00,000 रुपये की फाइल उसको हमने महाराष्ट्र शासन में अप्रूवल के लिए भेजा है। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा में आज बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर आप एक बार फिर जनता जो है प्यार और विश्वास आपको देती है, आप नगर सेवक बनकर आ जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप किन किन मुद्दों को उठाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपने मुद्दे बताए हैं, आप उस क्षेत्र से वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपको उनकी परेशानियों को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और एक चीज़ और बता दूं मैडम कि अभी हम बिना कुछ पावर के अभी भी हमारे प्रभाग में फ़हीम अंसारी के नाम से 23 लाख रुपए का फ़ंड रखा हुआ है, जो फाइल अभी हमारे इलेक्शन आचार संहिता लागू होने से पहले महानगर पालिका के स्लम विभाग से 13 लाख रुपए की फ़ाइल सेंक्शन हो चुकी है। और वो हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर है जो उन्होंने बीट में महेंद्र जीवानी करके उनको वो फाइल गई है। और अभी हमारे हितेश कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे काम चालू है मैडम, जिसमें भी 250 मीटर की हमारे यहाँ गलियों में गटर लाइन, सीवर लाइन का काम अप्रूवल हो चुका है। इंशाअल्लाह वो इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा उसके ऊपर भी वहाँ काम चालू हो जाएगा। हमारे को मैडम इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है अभी कि हम चुन करके आएंगे, फाइल बनाएंगे, उसके बाद काम चालू होगा। ऑलरेडी हमारा मैडम हमारे क्षेत्र की 20 से 25 लाख रुपए के ऊपर में हमारा काम हो चुका है, जो आने वाले इलेक्शन के तुरंत रिजल्ट के बाद में दूसरे तीसरे दिन से वो काम चालू हो जाएगा। शायद यही बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब कोई भी पार्टी एक नया कैंडिडेट, नया चेहरा मैदान में उतारती है, तो उसको ये सब चीज़ें समझने में 5 साल निकल जाते हैं, तो वो कब काम करे क्या नहीं करे, तो इन सब चीज़ें जो है बहुत एक अलग हटके होती है। और जब प्रभाग का एक सक्रिय नागरिक जो ऑलरेडी सोशल वर्क में एक्टिव है, तो जब उसको जनता चुनकर आती है तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। सर, मेरा सवाल रहेगा कि युवाओं के लिए खेल और रोजगार को लेकर आपकी क्या योजना है, क्योंकि हर वार्ड में जो है खेल का मैदान और स्पोर्ट्स सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए। बेशक अभी हमारे यहाँ प्रभाग 8 में से मैडम एक ही ग्राउंड बचा है, यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब, जिसका ग्राउंड क्लब के अंतर्गत अभी वो ग्राउंड आ रहा है। उस ग्राउंड में हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों की कम से कम 4 से 5 एकेडमी हो, जो दोनों शिफ्ट में चले, कि मॉर्निंग में अगर किसी बच्चे की स्कूल है तो वो मॉर्निंग में आ जाए, और मतलब दोपहर में आफ्टरनून के बाद में अगर कोई बच्चों की स्कूल है तो वो
सुबेरे खेल ले और सुबह मॉर्निंग वाले बच्चे आफ्टरनून में खेले। तो टाइम सेट करके वो एकेडमी को हमको वहाँ पे शुरू करना है मैडम। और हमारे यहाँ पे इंडोर हमको स्टेडियम बनाना है मैडम। अभी हमारे क्षेत्र में बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, ये इस चीज़ को लेकर के हम वहाँ पे जगह है हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे महानगर पालिका की वहाँ पे कचरा डंप बना करके रखे, उसको वहाँ पे अतिक्रमण बना के रखे, उसको वहाँ हटा करके हमको वहाँ पे इंडोर स्टेडियम लाना है, जहाँ से हमारे बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे बहुत होनहार है मैडम, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, बस उनको रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति सही बराबर नहीं मिल पा रहा उनको। तो हमारा मकसद है कि उनको सही वे पे ला करके उनको उनका फ्यूचर हमको उसको उसके अंदर बनाना है हमारा। क्या बात है, मतलब आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन पे जो है आपने तगड़ा अभ्यास किया है और इस पे आप काम कर रहे हैं। सर आते हैं हम अपने इलेक्शन की ओर। त्रिकोणीय मुकाबले में आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है, क्योंकि आखिरी पलों में अगर मुकाबला MIM वर्सेस BJP बनता है तो आपका क्या संदेश होगा? देखिए मैडम, पहली बात तो हमारा जो क्षेत्र है 70% पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है। और मैं पूछता हूँ, हमारे यहाँ प्यारे खान साहब हर तरफ एक इंटरव्यू देते हैं उसमें कि वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी संख्या भारी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ BJP पे भी लागू होती है। आज नागपुर महानगर पालिका में टोटल 151 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से सिर्फ BJP ने सिर्फ वाहिद एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी है, जो कि हमारे अपोजिट में है कामिल अंसारी साहब। वो नागपुर से वाहिद एक चेहरे है जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के उनको पर भरोसा जताया है। तो मैं पूछता हूँ प्यारे खान साहब से कि आप अपनी पार्टी में भी तो बोलिए कि भाई आपकी पार्टी से कम पिछले बार 5 थे, इस बार आप 10 से 15 करते हो उसमें। तो ये सिर्फ कांग्रेस के ऊपर में लागू नहीं होती है। और कांग्रेस के ऊपर में ये भी कहता हूँ मैं कि जब नागपुर महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 8 में आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं मैडम, तो वहाँ पे जब एक ST कैंडिडेट का रिजर्व सीट है तो आप वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को क्यों ला करके देते हो? आप उनका हक क्यों खा रहे हो? आप सेकुलर हो ना, जब सेकुलर हो तो 3 पैनल में आपको जब एक ST कैंडिडेट चाहिए वहाँ पे, तो आप ST कैंडिडेट को डालो ना कि वहाँ पे सैयद मुस्कान, ना कि मुस्लिम जो इस्लाम धर्म छोड़ चुकी है, वो मतलब अपना ST धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म में आ चुकी है, तो आप उसको ST कैंडिडेट की तरफ क्यों उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? या आप मतलब सेकुलरिज्म के नाम पे जो हलबा समाज है उनके साथ में भी आप खिलवाड़ कर रहे हो मैडम। और आज मजलिस ने हमारी एक बहन अर्चना अरविंद अश्विगन अंजीकर को अपने MIM मजलिस की टीम की तरफ से उनको टिकट दिए गए, और इंशाल्लाह मैडम इस बार हम मजलिस की तरफ से हमारी बहन अर्चना को भी जिता करके लेकर के आएंगे। मतलब आलोचकों को तो आपने जवाब दे दिया है, लेकिन वोटरों से आपकी आखिरी अपील क्या होगी? समाज सेवा, युवाओं से जुड़ाव और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको आप कैसे जो है वो पेश करेंगे? क्योंकि आज भी आपके इधर फ्लाईओवर की समस्या जो है बहुत बड़ी है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और एक मेरा आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, अब तक ये सारे मुद्दे कहाँ गए थे? एन इलेक्शन के समय हर कोई उसी मुद्दों को लेकर जो है अपना चुनावी एजेंडा बना रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, जो फ्लाईओवर का मुद्दा है, हमारे यहाँ क्षेत्र में एक समाज सेवी है जनाब डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर साहब, जिन्होंने इस मुद्दे को उठा करके कोर्ट में लेकर के गए हैं। वहाँ पर के कोर्ट में ले जाने के बाद में आज वहाँ पे केसेस चालू है। तो वो केस कोर्ट में जाने के बाद में हमको ये समझ में आया वहाँ पे लोगों को कि जो हमारे यहाँ मोमिनपुरा फ्लाईओवर आ रहा है, ये तो पेपर में है ही नहीं। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोमिनपुरा का मार्केट को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उस चक्कर में ये मोमिनपुरा का फ्लाईओवर को मोमिनपुरा में डाला गया मैडम। ये फ्लाईओवर का सिस्टम कहीं और का था, उसको लाया गया, मोमिनपुरा वालों के ऊपर में थोपा गया। और रही बात मैडम एजुकेशन के ऊपर में बात करेंगे, हम शिक्षा के ऊपर में बात करेंगे, तो पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ पे नुमाइंदगी जो कर रही थी मैडम, कांग्रेस और BJP नहीं किया। हमारे पिछले 10 सालों के अंदर में हमारे यहाँ मोमिनपुरा प्रभाग से कम 5 स्कूलें महानगर पालिका की बंद हुई है। मैं पूछता हूँ कि पिछले 10 सालों में जब आपको स्कूलों की याद नहीं है, तो अभी चुनाव के ऐन वक्त पर आप स्कूलों की बात क्यों कर रहे हो? पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि आप ये स्कूल बंद करने में ये आपका ही हाथ है। आपने वहाँ पे ध्यान दिया नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे आए नहीं। अगर स्कूल का क्वालिटी अच्छी रहती तो बच्चे वहाँ पे आते थे। आज हमारा एजेंडे में हम कह रहे हैं मैडम, हमारे यहाँ गुलाब बाबा स्कूल है, जिसका कैंपस अगर से हमने उसमें डेवलपमेंट किया, उसको हाईटेक तरीके से अगर हमने बनाया, तो दिल्ली मॉडल के तर्ज पे वो स्कूल में हम स्विमिंग पूल भी देंगे, बास्केट कोर्ट्स भी देंगे, और बच्चों को क्लासेस में हाईटेक क्लासेस, मतलब तुम्हारा स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट लाइब्रेरी, ये वे पे हम उसको पढ़ाएंगे अभी मैडम। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरा सवाल था कि क्या वजह है कि नागपुर शहर में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको अभी जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को जो है अपना एजेंडा बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जितने भी जेन्युइन मुद्दे
मुद्दे हैं ये हमारे नागपुर शहर के समाज सेवक डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर द्वारा उठाए गए थे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा हो या फिर हो फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। समाज सेवा, युवाओं से जुड़ाव और जमीनी मौजूदगी, इन मुद्दों के साथ फहीम अंसारी आज चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और एक MIM पार्टी, इनके बीच जो है ये मुकाबला होने जा रहा है। और मुकाबले के बीच अब सवाल यही है कि क्या मोमिनपुरा प्रभाग 8 की जनता फहीम अंसारी पर जताएगी भरोसा, या फिर आखिरी दौर में मुकाबला MIM वर्सेस बीजेपी के बीच ही रहकर सिमट जाएगा। ये फैसला अब जनता के हाथ में है। आखिरी जो अपील है, वोट अपील, आप जनता से क्या करेंगे? मेरी प्रभाग मोमिनपुरा के सभी जनता से ये अपील है कि ये इलेक्शन आपके मुस्तकबिल के ऊपर में निर्भर करेगा। आपके आने वाला 5 साल आपको ब्राइट की तरफ ले जाएगा कि आपको डार्क की तरफ में लेकर जाएगा। अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भी इलेक्शन हुए पिछले, उस सबको आप दरकिनार देखिए और आप अपने क्षेत्र के जो युवाओं से मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे कि आने वाला मुस्तकबिल आपके बच्चों का है। आपके माँ बाप ने आपका फ्यूचर तो जिस तरीके से पाला पोसा बड़ा किया वही जानते हैं, लेकिन आने वाली कठिनाइयाँ बहुत आगे है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमको ये चीज़ भी सोचना है कि आने वाली मूलभूत सुविधाओं को हम किस तरीके से मैनेज करके सरकार से फ़ायदा उसका उठाए और लोगों को कम से कम जो प्रॉब्लम है मेडिकल, हेल्थ, स्कूल, जिसका हम महानगर पालिका को कर के आधार में उनको हम एक किस्त चुका रहे हैं हर साल की साल। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पैसा हम उनको दे रहे कम से कम आप उसका रिटर्न भी तो लीजिए, और रिटर्न लेने के लिए आपको अच्छे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को चुन के लाने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि फहीम अंसारी को आप चुनें, कम से कम आप ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जो आपकी प्रभाग के बारे में सोचे, आपके घर के बारे में सोचे, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे। मैं आने वाले 15 तारीख से मैं सभी अपने मोमिनपुरा प्रभाग के और नागपुर शहर के सभी वासियों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग मतदान करने ज़रूर जाएँ और आप अपने क्षेत्र के, अपने नागपुर शहर में कम से कम 80% वोट डाल करके ये साबित करें कि नागपुर इस बार बदलाव चाहता है। क्या बात।